लेकिन जहाँ तक एटिपिकल पार्किंसंस या पार्किंसंस प्लस का ताल्लुक है, इसका हतमी इलाज मुमकिन नहीं। इसके अंदर हम बुनियादी तौर पे मुआलजीन जो हैं उनका फोकस आपकी मयार ज़िंदगी पर होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने पे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अमार असलम है और मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स हूँ। बुनियादी तौर पे मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि आज मुझे MM टॉक्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक ऐसे मजमून और एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपके साथ बात कर सकूं विच इज़ वेरी क्लोज टू मी इन द सेंस कि इस मर्ज़ से मेरे वालिद मुतासिर हुए एंड ही हैड टू गो थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑर्डियल। बड़े दुश्वार मरले से उनको गुज़रना पड़ा इस बीमारी का सामना करते हुए। तो मेरी कोशिश होगी कि आज इस बीमारी के खदोखाल जो हैं वो आपके सामने रख सकूं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन और मदद इस मैसेज या रिकॉर्डिंग के थ्रू सामीन को मिल सके वो लोगों के लिए करामत साबित हो। आज का मजमून और आज का सब्जेक्ट इज़ रिगार्डिंग पार्किंसंस प्लस। हम लोगों ने आम फहम ज़ुबान में पार्किंसंस का लफ्ज़ तो सुना होगा, लेकिन इस कंडीशन को पार्किंसंस प्लस कहा जाता है और इसके अंदर हमें पार्किंसंस के मर्ज़ के जो बुनियादी खदोखाल हैं, फ़ीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो तो नज़र आती ही हैं, लेकिन उनके साथ हमें एक्स्ट्रा फ़ीचर्स या इजाफ़ी अलामात भी देखने में मिलती हैं। पार्किंसंस जैसा कि हम सब जानते हैं एक बड़ी मशहूर शख्सियत जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला रही, दैट वाज द इंटरनेशनल हेवी वेट मोहम्मद अली, और ही वाज अ हेवी वेट बॉक्सर। ये बुनियादी तौर पे पट्ठों की और आपकी मूवमेंट यानी गेट का डिसऑर्डर है और पार्किंसंस बुनियादी तौर पे इसलिए मार्ज़ वजूद में आती है क्योंकि वो मरीज़ जिनकी ब्रेन एक केमिकल होता है जिसको डोपामीन बोला जाता है। तो जब डोपामीन की मैन्युफैक्चरिंग या बनावट जो जहन में होती है, दिमाग में होती है, वो एक खातिर खा हद से कम हो जाए तो उस सूरत में फिर ये पट्ठों का और मूवमेंट डिसऑर्डर जिसे हम पार्किंसंस कहते हैं, ये डॉक्टर साहिबान इसकी निशानदेही करते हैं या इसकी तशखीस करते हैं। पार्किंसंस के अंदर मज़ीद 15% या 15 औसत ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर फिर हमें पार्किंसंस प्लस या जिसे हम एटिपिकल पार्किंसंस कहते हैं वो देखने को मिलती है। इसकी बुनियादी तौर पर 4 इकसाम हैं। जो सबसे कॉमन किस्म है जिसे हम प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी कहते हैं, ये दिमाग के उस हिस्से में शुरू होती है जो हमारी ऑकुलर मूवमेंट्स यानी आँखों के मसल्स जो हैं, आई मसल्स जो हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर हमें बड़ी टिपिकल पार्किंसंस की शिवरिंग, कपकपी या पंजाबी में जिसे कंबनी कहते हैं, वो देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर हमें कन्फ्यूजन मिलती है, स्पीच डिसऑर्डर मिलता है, बैलेंस की ख़राबी मिलती है और इसके अंदर कई बारी मरीज़ों को निगलने में यानी स्वलो करने के अंदर भी दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। ऐसे मरीज़ों के अंदर कई दफ़ा हमें कन्फ्यूजनल स्टेट भी नज़र आती है। और इसकी दूसरी किस्म पार्किंसंस प्लस की जिसे हम डिमेंशिया विद लुई बॉडी कहते हैं। अब लुई बॉडी आपकी आम समझ के लिए बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि नर्व सेल्स के अंदर क्लॉग अप कर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर पेशेंट्स के अंदर हमें स्पीच डिसऑर्डर भी नज़र आता है। अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की अदायगी भी मुतासर होती है और इसके साथ साथ पेशेंट की यादाश्त और हेलुसिनेशंस यानी कई बारी मरीज़ ऐसी चीज़ों की हवा में निशानदेही कर रहा होता है जो चीज़ें के मार्ज़े वजूद में नहीं होती। इसकी तीसरी कॉमन किस्म पार्किंसंस प्लस की या एटिपिकल पार्किंसंस की, दैट्स कॉल्ड मल्टीसिस्टेमिक एट्रोफी। अब जैसे कि आप खुद से इस चीज़ की इस्तलाह कर सकते हैं, मल्टीसिस्टेमिक का मतलब है मल्टीपल सिस्टम्स एंगेज्ड होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी एंगेज्ड होता है, मसाने के ऊपर कंट्रोल जो है कमज़ोर पड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन शदीद होती है, स्वॉल्विंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और इसके साथ साथ हमें पार्किंसंस के टिपिकल फीचर्स यानी पट्टे की स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस, बॉडी रिजिडिटी, मूवमेंट डिसऑर्डर्स,
یہ بھی دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کی سب سے ریئر ورژن جو ہے دیٹ از کارٹیکو بیزل ڈیجنریشن، دماغ کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں بیزل گینگلیا، اس کے سیلز اور اس کی نروز کو یہ اٹیک کرتا ہے مرض، اور اس کی ڈیجنریشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں کلاسیکل فیچرز اگین مسل سٹفنس کے اور باڈی ریجیڈیٹی کے نظر آتے ہیں۔ اس کی تشخیص اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اگر یہ علامات رونما ہو رہی ہوں تو متعلقہ نیورو فزیشن کے ساتھ فی الفور رابطہ کریں۔ نیورو فزیشن آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ اور دماغ کا سکین ایڈوائز کریں گے۔ جہاں تک اے ٹپیکل پارکنسنس یا پارکنسنس پلس کا تعلق ہے، اس کا حتمی علاج ممکن نہیں۔ اس کے اندر ہم بنیادی طور پہ معالجین جو ہیں ان کا فوکس آپ کی معیار زندگی پر ہوتا ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف کو پرزرو کرنے پہ ہوتا ہے، اور ان علامات کو ایڈریس کرنے پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ملٹی سسٹیمک ایٹروفی میں مختلف سسٹمز انوالو ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جو خود ساختہ سسٹم ہے، جو آٹومیٹک سسٹم ہے آف دا باڈی ٹو مینٹین بلڈ پریشر، وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ آپ جو ہی اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں سیدھا لیٹے ہوئے تو بلڈ پریشر فال کرتا ہے، تو کئی دفعہ فزیشنز پریشر سٹاکنگز پہننا ایڈوائز کرتے ہیں یا دیگر ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارکنسنس پلس کے اندر ہم جو ایک ڈی جنریٹو پروسیس ہے جس میں سے مریض گزر رہا ہوتا ہے، اس ڈی جنریٹو پروسیس کی وجہ سے جو باڈی کنٹرولز اور باڈی فنکشنز کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ اٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ کہ یہ ایک پروگریسو ڈی جنریٹو ڈس آرڈر ہے، یہ مستقل طور پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سو بنیادی اور کلیدی مقصد ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ آپ کے معیار زندگی کو کسی حد تک پرزرو کرنا ہوتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آج کی گفتگو جو ہے اس سے وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ فیملیز جو کہ اپنے پیشنٹس اور اپنے فیملی ممبرس کے اندر اس سے ملتی جلتی علامات محسوس کر رہے ہیں، ان کی معاونت ہوگی اینڈ دے ول بی ایبل ٹو سیک گڈ کنسلٹیشنز فرام اے سرٹیفائڈ نیورو فزیشن۔ تھینک یو۔